Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the Alham Dynamic World. So students, as you know that in the previous lecture we discussed about work, energy, different forms of energy. तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे कि क्या एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्या उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्या उस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करवाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट आज के लेक्चर में देखेंगे हम। सो बेसिकली टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्क्रिप्शन इज इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इंटर कन्वर्जन मीन किस तरीके से एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें क्या क्या चेंजेस प्रोड्यूस होंगी या उसमें चेंजेस प्रोड्यूस होंगी भी या नहीं। तो आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एनर्जी ट्रांसफ़र, उसके बाद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी कन्वर्जन और फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की कुछ एग्जांपल्स। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से प्रोवाइड होगी, एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या वो सोर्सेज जो हैं रीन्यूएबल हैं या नॉन रीन्यूएबल हैं, वो एनर्जी के सोर्सेज हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्या 100% उनके हमें एडवांटेजेस हैं या उनके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें फेस करना पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स हम देखेंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। तो बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो इससे रिलेटेड चार चीज़ें, नंबर 1 एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी कन्वर्जन और फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मींस चाहे आप फिजिकल रिएक्शन कर रहे हैं या कोई केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उनमें ना तो एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो यहां पर देखें, अब अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स के किस तरीके से, तो इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है व्हेन वी रब आवर पाम, कि जब हम अपनी पाम्स को रब करते हैं तो हमारी पाम्स जो हैं वो हीट अप हो जाती हैं। इट मीन्स दैट कि हमने अपनी बॉडी की एनर्जी को, मस्कुलर एनर्जी को यूज़ किया और उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी में। सो इन दिस एग्जांपल, इन दिस केस, ये जो अब रब करने से वहाँ पर हमने कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की, लेकिन हमारी जो मस्कुलर एनर्जी थी, हमारी जो मसल्स की एनर्जी थी, उसको जस्ट हमने हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारी जो पाम्स हैं, जो हमारे हैंड है, वो हीट अप हो जाएंगे। सो इट मीन्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल और फिजिकल चेंज, कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी फिजिकल रिएक्शन हो रहा हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड इन फॉर्म, in one form to the other form. For example, when one substance is converted into another, there is always an associated conversion of one form of energy into another. अब इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में हम 3 डिफरेंट टर्म्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले है एनर्जी ट्रांसफ़र, मीन कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक एनर्जी का ट्रांसफ़र होना। फॉर एग्जाम्पल, इसकी सबसे कॉमन एग्जाम्पल है साउंड वेव, साउंड एनर्जी। मीन्स मैं अपनी एनर्जी को यूज़ करते हुए साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वो जो साउंड एनर्जी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मीन्स जो लिसनर हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके कानों तक वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी
वो जो साउंड ट्रांसफ़र होगा दैट इज़ द एनर्जी ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। उसके बाद है एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कन्वर्जन मीन्स एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे कि मैंने आपको पाम की एग्जांपल दी पहले ही कि व्हेन एवर वी रब आवर पाम heat energy is produced. It means that the muscular energy of our body is converted into the heat energy. The third term is energy conversion. Energy conversion में जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। मीन्स ना तो एनर्जी क्रिएट करेंगे ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन उसकी फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसकी एक और एग्जांपल, सादा सी एग्जांपल जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है कि व्हेन एवर द वाटर ऑफ द ओशंस अब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, अब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सन, इट्स थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस। एज द थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस द वाटर गेट स्टार्टेड टू एवेपोरेट। जैसे ही पानी जो है एवेपोरेट होगा, फिजा में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द क्लाउड्स। देन क्लाउड विल मूव हेयर एंड देयर ड्यू टू द विंड, ड्यू टू द एयर। तो अब वो जो ओशंस के अंदर काइनेटिक एनर्जी या जो थर्मल एनर्जी थी, उस थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया गया पोटेंशियल एनर्जी में। मीन्स काइनेटिक एनर्जी या वो थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। फिर जब वो कूल डाउन होंगे, ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, तो वाटर वेपर्स फिर से वाटर में कन्वर्ट होंगे और बरसना शुरू हो जाएंगे, यानी कि बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। अब फिर से वो जो बादलों में पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद सेम इसी तरीके से फिर जब वो ओशन में या लेक्स में या रिवर्स में जब पानी जाएगा, वहाँ से वो उस थर्मल एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे। जैसे ही वो थर्मल एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, एवेपोरेट होंगे, एवेपोरेट होकर क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड से फिर बारिश। तो इसी तरीके से ये एक साइकिल जो है वो चलता रहेगा। अब वाटर जो है जब ओशंस में या लेक्स में मूव कर रहा है, सो इट मीन्स दैट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडीज। So whenever that water started to evaporate, it means that kinetic energy is converted into the potential energy. फिर उसके बाद जब बारिश होगी, जब वो पानी नीचे आएगा लेक्स में, रिवर्स में या ओशंस में, तो फिर से वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। इट मीन्स दैट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में और फिर काइनेटिक पोटेंशियल। तो इसी तरीके से ये इनकी इंटर कन्वर्जन चलती रहेगी। इसको कहा जाता है एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। अब इसकी मज़ीद कुछ अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सन, सूरज, सन की जो लाइट है, सन की जो हमें एनर्जी मिल रही है, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड, दैट इज चेंज्ड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। सन ट्रांसफॉर्म्स न्यूक्लियर एनर्जी into heat and light. So what is nuclear energy? तो स्टूडेंट्स ये प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया गया था, आज आगे चल के यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो मज़ीद वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद द नेक्स्ट एग्जांपल, आवर बॉडीज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फूड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी लाइक वर्क। मीन्स जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है उस फूड की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी मैकेनिकल एनर्जी में। और वो कब कन्वर्ट होगी? जब हम कोई भी काम करेंगे, जब कुछ भी बोलेंगे, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ तो मतलब मेरी जो एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, मीन इनटू द साउंड एनर्जी। इसी तरीके से एग्जांपल, फैन, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ फैन इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। मीन्स यू कैन से दैट एयर, वो जो हमें एयर प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरीके से एयर कंडीशन, वो भी उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहा है। फिर इसी तरीके से एनर्जी सेवर्स या लाइट्स,
वो लाइट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए हमें लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अब उसके बाद स्टूडेंट्स अगर बात करें सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सो बेसिकली देयर आर टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वन ऑफ देम इज नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इससे पहले कि आगे मजीद हम इनको डिस्कस करें, पहले इनके नाम को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। तो स्टूडेंट्स, नॉन रीन्यूएबल मीन्स दो सोर्सेज जिनको हम एक दफ़ा जब यूटिलाइज कर लेंगे तो दोबारा वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगे, जबकि रीन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जिनसे हमें बार बार एनर्जी जो है मिलती रहेगी। एंड यू कैन आल्सो से दैट दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। अब अगर बात करें नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज की, तो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज में हमारे पास दो फ्यूल्स हैं, दो सोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स एंड सेकेंड इज न्यूक्लियर फ्यूल्स। अब what are fossil fuels and what are nuclear fuels? तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनके बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि जब ये नई नई कायनात अर्थ हमारी बन रही थी तो बहुत से डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स जो हैं वो ज़मीन में बरी हो गए, ज़ेर ज़मीन दफन हो गए। सो ड्यू टू हाई टेम्परेचर और प्रेशर दोज वेस्टेजेस आर कन्वर्टेड इनटू द फ्यूल्स। फिर फॉसिल फ्यूल में हमारे पास तीन चीज़ें, कोल, नेचुरल गैस और तीसरी चीज़ पेट्रोल और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस, दीज आर दी कॉमन फॉसिल फ्यूल्स जिसको हम डेली लाइफ में रोज़ाना यूज़ करते हैं। लाइक पेट्रोल अपनी गाड़ियों में, कोल इसको अब तो घरों में नहीं यूज़ होता, लेकिन जब ये नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थी तो घरों में कोल यूज़ किया जाता था। अब फैक्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है फॉर द एनर्जी। और इसी तरीके से नेचुरल गैस, ये जो घरों में हमारे गैस आती है जिसको हम सुई गैस भी कहते हैं, दैट इज़ द नेचुरल गैस। तो फॉसिल फ्यूल्स मीन मिलियंस और ट्रिलियन ईयर्स अगो when the dead plants or dead animals are buried in the under the earth due to high temperature and pressure, those dead bodies are converted into the fossil fuels. अब चूँकि फॉसिल फ्यूल्स को बनने में, इनकी फॉर्मेशन में तकरीबन लाखों या करोड़ों साल लगते हैं, तो इसलिए इन फॉसिल फ्यूल्स को दोबारा बनाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। So that's why this fossil fuel is known as the नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तारीख में ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको हम बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी के साथ यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता फॉसिल फ्यूल्स के जो सोर्सेज हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और अगर इसी रेट के साथ हम इन फॉसिल फ्यूल्स को कंजप्ट करते रहे, इनको यूज़ करते रहे, तो बहुत जल्द अल्लाह ना करे एक दिन ऐसा आएगा कि ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिकली पूरी दुनिया को बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस को फेस करना पड़ेगा, स्पेशली अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़। उसके बाद बात करें अगर न्यूक्लियर फ्यूल्स, सो न्यूक्लियर फ्यूल्स मीन, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, न्यूक्लियर रिएक्शंस। सो न्यूक्लियर फ्यूल्स में हम बेसिकली एलिमेंट्स या एटम्स को, लाइक यूरेनियम एटम, उसको यूज़ करेंगे, उसके ऊपर जब न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाएंगे तो उसकी बम्बार्डमेंट की वजह से उस यूरेनियम के 2 डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और साथ में अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पॉजिटिव पर्पसेस। और जबकि न्यूक्लियर फ्यूल्स में फिर दूसरी अगर बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि सन में
सन में जो रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो सन में रिएक्शंस हो रहे हैं, दोज आर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। इन न्यूक्लियर फ्यूजन 2 लाइटर न्यूक्लियाई, 2 लाइटर न्यूक्लियाई is mixed with each other, reacted with each other, and a heavy nuclei and neutron and a lot of energy is produced which can also be used. But अगर हम उस न्यूक्लियर रिएक्शन को मीन्स फ्यूजन रिएक्शन को अगर अर्थ पर करवाएं तो वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, बट बहुत मुश्किल है। अभी उसको अचीव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उसके काफ़ी रीजंस हैं, एक जिसमें से एक रीज़न ये भी है कि उस न्यूक्लियर फ्यूल में से, उस न्यूक्लियर फ्यूजन में से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि उसको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं होगा और उससे ये अर्थ जो है हमारी डिस्ट्रॉय हो सकती है। सो आगे चलते हैं, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो व्हाट आर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज? Number 1, sun, from sun, energy from sun, energy from water means hydro energy, energy from biomass, geothermal energy and wind energy. So these are the 5 natural resources of the energy from which we can gain the energy at any time and in a very easy way. एंड आल्सो, और इसमें भी सबसे अगर हम बात करें तो मेन जो हमारे पास एनर्जी का सोर्स है दैट इज सन। सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी, बट अनफॉर्चुनेटली हम इस काबिल नहीं कि सन से आने वाली जो सारी की सारी लाइट और हीट एनर्जी है उसको हम यूज़ कर सकें या उसको हम स्टोर कर सकें। तो ऑलमोस्ट 100% में से 80 to 70% सन एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, वो हमारे किसी काम नहीं आती। लेकिन सन की एनर्जी को स्टोर करने का या यूटिलाइज करने का जो सबसे बेस्ट वे निकाला गया दैट इज़ द सोलर सिस्टम, सोलर सेल। उसको नेक्स्ट चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं वाटर। सो वाटर इज आल्सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आल्सो चीपेस्ट वे टू प्रोड्यूस द एनर्जी। और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ फ्रॉम द वाटर, मीन हाइड्रो एनर्जी। उसके बाद बायोमास। बायोमास मीन्स द एनर्जी प्रोड्यूस्ड, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल और द प्लांट वेस्टेजेस। एनिमल और प्लांट के वेस्टेज से जो एनर्जी मिलती है उसको कहा जाता है बायोमास। व्हाट इज जियोथर्मल? जियो स्टैंड फॉर अर्थ। सो जियोथर्मल मीन्स के अर्थ के अंडर, ज़मीन के नीचे मैग्मा है, उस जहाँ पर वो मैग्मा होगा उसके करीब एक वेल डिग किया जाता है, उसके अंदर वाटर फिल किया जाता है, तो मैग्मा की हीट से वो पानी जो है वो हीटअप होगा या एवेपोरेट होगा, तो उस हॉट वाटर को या फिर उसके जो वेपर्स हैं उससे फिर हमें एनर्जी मिलेगी या उसको एज ए एनर्जी हम यूटिलाइज करेंगे। सो दैट इज़ द जियोथर्मल एनर्जी। उसके बाद विंड। विंड इज़ आल्सो अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आल्सो द चीपेस्ट वे, बट पाकिस्तान में बहुत कम इससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। यूएसए में आई थिंक एक सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है विंड का। विंड में बड़े बड़े विंड टरबाइन लाइक विंड फैन होते हैं, ठीक है, जो कि विंड से चलेंगे, उनके आगे फिर जनरेटर्स या टरबाइंस लगे होते हैं और उनके फिर वर्क करने से हमें एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी, एनर्जी हमें मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल अगेन डिस्कस द fossil fuels, nuclear fuels and the renewable sources with detail कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे हमें एनर्जी मिलेगी, कैसे उस एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं, उस एनर्जी को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, कहाँ कहाँ उसके यूजेस कम हैं। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।